इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, पीओ के बारे में, कि जब किसी को पीओ घोषित कर दिया जाता है अदालत के द्वारा तो उसके बाद की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होती है। देखिए, पीओ का मतलब क्या होता है। पीओ का मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या पीपी कह सकते हैं, प्रोक्लेम्ड पर्सन। इसको सिंपल भाषा में कहें तो भगौड़ा कह सकते हैं, कि अदालत के द्वारा उस व्यक्ति को, उस दोषी को, जिसके खिलाफ पहले से कोई केस चल रहा है, उस केस में भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, पीओ घोषित कर दिया गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। अब इसको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और इस पर कोई भी केस चल रहा है, कोई भी, आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई चेक का केस चल रहा है या कोई चोरी का केस चल रहा है। इस पर धारा 379 आईपीसी का सेक्शन लगा हुआ है और चोरी का केस चल रहा है। अब ए ने क्या किया कि पहले बेल तो करवा ली, अपनी ज़मानत तो करवा ली, उसके बाद कुछ तारीखों पर ये कोर्ट में आया। अभी केस इसका पेंडिंग है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। एफआईआर इस पर हुई थी 379 आईपीसी में, चोरी के केस में। उसके बाद कुछ तारीखों पर ये आया कोर्ट में, उसके बाद इसने कोर्ट में आना बंद कर दिया, एब्सेंट हो गया। कोर्ट के द्वारा उसके बाद नोटिस भेजा जाता है, फिर वारंट्स भेजे जाते हैं, बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। उसके बाद भी अगर दोषी जो है किसी भी केस में अपीयर नहीं होता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या करती है कि उसके प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर देती है। तो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर होने के बाद 30 दिनों का जो है टाइम पीरियड फिर भी दोषी को दिया जाता है कि आप कोर्ट में आ जाइए, इस केस में आपको कोर्ट में अपीयर होना है। लेकिन अगर फिर भी जो दोषी है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो कोर्ट के द्वारा उसको पीओ घोषित कर दिया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें नुकसान क्या है, देखिए, ए नाम का व्यक्ति था, उस पर एक एफआईआर थी, एक केस चल रहा था 379 का। अब वो पीओ हो गया इस केस में, तो अब जब भी पुलिस उसको पकड़ेगी तो उस पर, देखिए, जिस दिन पीओ हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उस पर एक अलग से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कोर्ट के पास ये पावर होती है, वो पुलिस को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को, जब कोई पीओ हो जाता है किसी केस में, तो पुलिस स्टेशन को, एसएचओ को ये इंटीमेशन भेजी जाती है कि इस नाम का व्यक्ति इस केस में पीओ घोषित कर दिया गया है, अब इस पर एक अलग से एफआईआर दर्ज कर दी जाए। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 174 ए आईपीसी के तहत उस पर एक अलग से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जो इंसान पीओ होता है। अब जो ए नाम के व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, पहले इस पर कितनी एफआईआर थी? एक एफआईआर थी, धारा 379, मतलब चोरी का केस चल रहा था, चोरी की एफआईआर थी। अब क्या हो गया, एक तो चोरी का मेन केस तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें ये पीओ हो गया, तो इस पर एक एफआईआर और दर्ज हो गई। कौन सी? धारा 174 ए आईपीसी की। धारा 174 ए आईपीसी मतलब पीओ की प्रोसीडिंग्स में एक एफआईआर और दर्ज हो गई, तो अब इस पर 2 केस चल पड़े। मैं नुकसान बता रहा हूँ कि पीओ होने के नुकसान क्या हैं। पहले तो इसको 379 आईपीसी वाला जो केस है वो भी फेस करना पड़ेगा जब ये अरेस्ट हो गया, और ये वाला केस भी इसको फेस करना पड़ेगा 174 ए आईपीसी का। ये सिर्फ और सिर्फ पीओ होने के कारण इस पर एक अलग से एफआईआर दर्ज हो गई। तो यही होता है हर किसी के साथ, जब कोई पीओ हो जाता है तो मेन केस तो चल ही रहा होता है, चाहे वो चेक का केस है। मान के चलिए चेक बाउंस का केस है ए नाम के व्यक्ति पर, उसमें ये पीओ हो गया, तो चेक बाउंस का केस तो चल ही रहा है, साथ में 174 ए आईपीसी के तहत उस पर एक अलग से एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि वो पीओ हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, भगौड़ा हो गया उस केस में। तो 2 एफआईआर हो जाती हैं, 2 केस चल पड़ते हैं। तो उसके बाद कभी ना कभी तो पुलिस ने अरेस्ट करना ही है, और जब 174 ए आईपीसी के तहत एफआईआर हो जाती है कि उसके ऊपर, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जो मतलब प्रोसेस होती है, वो भी पुलिस के द्वारा फास्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है, और उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। तो उस तरीके से फिर जो दोषी होता है उसको 2 केस फेस करने पड़ते हैं, एक अलग से एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इसको ख़त्म कैसे करवाना है? देखिए, इसमें क्या है कि मान के चलिए 379 आईपीसी का केस है, या चेक का केस है, या कोई भी और केस है, अगर सामने वाली पार्टी के साथ राज़ीनामा हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो अब एग्जांपल वही ले लेते हैं कि 379 आईपीसी के तहत जो केस चल रहा था इस पर, इसका सामने वाली पार्टी के साथ बी नाम की पार्टी है,
जिसने कंप्लेंट करवाई थी, एफआईआर करवाई थी ए नाम के व्यक्ति के ऊपर, तो इसने इससे राजीनामा कर लिया, तो ये केस तो हो गया ख़त्म, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कंपाउंडेबल केस है। लेकिन ये वाली एफआईआर अपने आप ख़त्म नहीं होगी 174 AIPC की, ना ही ये लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट में ख़त्म होगी। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए जाना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन लगानी पड़ेगी आपको। 482 CRPC के तहत आपको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारा जो मेन केस है वो कॉम्प्रोमाइज़ के तहत ख़त्म हो चुका है, तो काइंडली इस केस को भी जो 174 AIPC की एफआईआर दर्ज हुई है एक ए नाम के व्यक्ति के ऊपर, उसको क्वैश किया जाए। क्वैश का मतलब है कि रद्द कर दी जाए, वो एफआईआर ख़त्म कर दी जाए। तो उसके बाद हालांकि जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है मेन केस में, तो हाई कोर्ट जो है वो उस एफआईआर को 174 AIPC की एफआईआर को, जो कि पीओ की एफआईआर है, उसको ख़त्म कर देती है, क्वैश कर देती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फिर दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। अगर कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है जो अक्यूज़ होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसको क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आपके ऊपर किसी भी ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसमें ये ध्यान रखिए कि उसमें एब्सेंट ना होइए। अगर एब्सेंट हो गए हैं 1-2 बार तो उसके बाद पेश हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप भागते फिरें कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट ने अगर एक बार आपको पीओ घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, उसके बाद आप पर एक अलग से एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए मेन केस में, चाहे चेक का केस है, मान के चलिए चेक का केस क्या होता है कि पैसों का लेन देन का केस होता है। अगर आपने सामने वाली पार्टी को ए नाम के व्यक्ति पर चेक का केस है, उसने बी नाम के व्यक्ति के साथ राजीनामा कर लिया, उसको पैसे दे दिए, तो जो चेक का मेन केस था 138 NI एक्ट का जो मेन केस था वो तो ख़त्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन जो पीओ की एफआईआर हुई थी उसके ऊपर, वो अपने आप ख़त्म नहीं हुई। उसके लिए फिर से उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्वैशिंग की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स होंगी कॉम्प्रोमाइज़ की, और उसके बाद वो केस जो है वो क्वैश होगा, एफआईआर क्वैश होगी पीओ की। तो इस तरीके से पीओ की जो एफआईआर है, भगौड़ा होने की जो एफआईआर है, वो आप क्वैश करवा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ के बेस के ऊपर। लेकिन आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके जो वीडियो कैसी लगी। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।